नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत विशाखापट्टनम को सेना में शामिल होने के अवसर पर सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर कड़े शब्दों में हमला करते हुए कहा कि कुछ गैर जिम्मेदार राष्ट्र गुंडागर्दी दिखाने के लिए अनक्लोज की परिभाषा ही बदल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने इसे चिंता का विषय बताया और कहा कि कुछ देशों द्वारा इसकी परिभाषा की मनमानी व्याख्या से अनक्लोज को बार बार कमज़ोर किया जा रहा है। ये अनक्लोज क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले राजनाथ सिंह के बयान के बारे में बताता हूं कि राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में ये कहा कि 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी कि अनक्लोज में राष्ट्रों के क्षेत्रीय जल, विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्र में अच्छी व्यवस्था के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। अब कुछ गैर जिम्मेदार राष्ट्र अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आधिपत्य की प्रवृत्ति से नई और एकदम अनुचित व्याख्या करते रहे हैं। भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत विशाखापट्टनम को सेना में शामिल होने के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर कड़े शब्दों में हमला करते हुए कहा कि कुछ गैर जिम्मेदार राष्ट्र गुंडागर्दी दिखाने के लिए अनक्लोज की परिभाषा ही बदल रहे हैं। अब ऐसे में राजनाथ सिंह ने इसे चिंता का विषय बताते हुए कहा कि कुछ देशों के द्वारा इस समय की परिभाषा की मनमानी व्याख्या से अनक्लोज को बार बार कमज़ोर किया जा रहा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है उसको कमज़ोर किया जा रहा है और कुछ देश इसमें गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्चस्ववादी प्रवृत्तियों वाले कुछ गैर जिम्मेदार देश अपने संकीर्ण पक्षपातपूर्ण हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो समुद्री कानूनी संधि है उसका एक तरीके से उसको गलत तरीके से परिभाषित कर दे रहे हैं। अब ऐसे में एक बड़ी बात सामने आती कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो उन पर पूरी तरीके से एक हमलावर रुख अपनाते हुए अपने सभी दुश्मन देशों को और जो आसपास के देश हैं जो भारत के विरुद्ध सोचते हैं उनको कड़ा संदेश दे रही है। गलवान में भी हमने देखा किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने चीन के साथ कड़ा लोहा लिया। अब इसका एक मतलब तो ये हुआ कि भारत सरकार इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत अच्छा कर रही है। देश दुनिया को जो भारत से उम्मीद थी एक उभरते भारत से, उन उम्मीदों पर भारत पूरी तरह से पूरा खड़ा हो रहा है और देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। अब लेकिन एक बात आती है कि जो डोमेस्टिक मुद्दे हैं, चाहे हम बात करें अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसान कानूनों को वापस ले लिया, ऐसे में बहुत से लोग, जैसे मैं भी कहीं ना कहीं एक किसान परिवार से आता हूँ तो हमारी भी गांव में थोड़ी ज़मीन है। अब ऐसे में हम भी चाहते हैं, हम लोग थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा कि अच्छे खासे पढ़े लिखे परिवार से हैं और मेरे दादाजी जो हैं उनका बैकग्राउंड तो इंडियन आर्मी का रहा है, तो मैं एक फ़ौजी का पोता हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस देश का हर फौजी कभी ना कभी किसान रहा है। इस देश के तमाम फौजी लोग किसान परिवारों से आते हैं। जो इस देश का अन्नदाता है वही व्यक्ति इस देश का बॉर्डर पर उसकी रक्षा भी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये ज़मीन आखिर कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसके साथ माँ जैसा जो जुड़ाव होता है वो किसान का ही होता है। इसीलिए वही किसानों के बच्चे आज देश की सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। अब किसान मुद्दे पर जिस तरीके से खालिस्तानी सोच के लोगों ने और जो तमाम देश विरोधी सोच के जो एजेंडा क्रिएटर्स हैं उन सभी ने कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को तीनों किसानों कानूनों को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में एक बात सामने आती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यदि इन तीन कानूनों को वापस लेती है तो क्या कहीं ना कहीं ये परिस्थिति, यदि CAA, NRC, NPR और आने वाले भविष्य में यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होता है तो, हालांकि उसकी उम्मीदें भी हमें भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, परंतु यदि किसान कानूनों पर सरकार इस तरीके से घुटने टेक लेगी तो कल को अगर कोई हिंसक किस्म का आंदोलन किसी और कानून को वापस लेने के लिए हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर घुटने टेकेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देश में इस समय जो युवा है वो कहीं इस समय एक थोड़ी सी एग्रेसिव सोच का है, ये ऐसा कह सकते हैं। एग्रेसिव मतलब लड़ाई झगड़े की बात नहीं, हर चीज़ को लेकर ज़्यादा पहले से जागरूक है, पहले से ज़्यादा जिज्ञासु है, जानना चाहता है।
डल नहीं है अभी, एग्रेसिव है, एनर्जेटिक कह सकते हैं, एनर्जेटिक इज़ द राइट वर्ड। तो ऐसे में उन लोगों को ना एक चीज़ लगती है कि ये देखो, यानी हार वाली बात हो गई, जो मैं युवाओं के मुंह से सुन रहा हूँ। मैं देश भर में यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता हूँ, मतलब राजस्थान से लेके नागालैंड तक, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, मैंने तकरीबन पूरा भारत अच्छे से ट्रैवल किया है। एक बात मैं कहूँगा, देश का युवा इस समय पहले से बेहद जागरूक है, और सिर्फ हिंदू युवा ही नहीं, इस समय तमाम पंथों से आने वाले जो युवा हैं वो भली भांति जागरूक हैं, और अपनी ही कौम के अंदर उन लोगों को चैलेंज दे रहे हैं जिन्होंने उनकी कौम को आगे बढ़ने नहीं दिया। इस समय इस देश का युवा कहीं ना कहीं इसको बीजेपी की एक हार के तौर पे देख रहा है। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे बहुत बुजुर्ग हैं, हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ दूरदृष्टि के तहत ये कदम लिया हो। और हालांकि नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए जाने भी जाते हैं कि मोदी जो हैं पहले 2 कदम पीछे रखते हैं और फिर 4 या 5 कदम आगे चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मोदी जी अगर यहाँ पीछे हुए हैं तो सच में जल्दी ही कुछ ऐसा करके दिखाएं कि 4 या 5 नहीं, मैं तो कहूँगा 10 कदम आगे चल के दिखाएं। देश तो मोदी जी के साथ है यार, आप कुछ भी कहो। अब ऐसे में यदि इस देश का युवा वो भी अपने कर्तव्यों को करता रहे, साथ ही साथ जो भारतीय सरकार है उससे भी यही अपेक्षा है कि जो आपके कर्तव्य हैं उनसे उन्हें करते रहें। आपको जिस आधार पर वोट दी है इस देश ने, जागरूक होने के बाद उसके अनुसार कार्य करें। गुरुकुलों की क्या परिस्थिति है आज देश जानता है। इस समय वैदिक गुरुकुलों के निर्माण को लेकर कोई लार्ज कैंपेन नहीं है, ना ही सोशल मीडिया के स्तर पर, और ये अत्यंत दुख की बात है। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं, और यहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ या आप लोग भी, हमारे दर्शक लोग जो हैं, आप में से बहुतों के पास गांव में कहीं ना कहीं आधे बीघे को शहर का आदमी समझ सकता है कि 500 गज के आसपास कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हर जगह पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। 500 गज की भी अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें एक अच्छा खासा, मतलब 15, 20 से 25 बच्चों के लिए एक अच्छा खासा स्कूल आप खोल सकते हैं 500 गज की ज़मीन है। और गांव की आपकी मतलब कई बीघे जो ज़मीन पड़ी होगी ना, उसमें से 500 गज की ज़मीन भी यदि आप एक गुरुकुल के लिए आप डिवोट कर दें, सबसे पहले तो एक स्थान सुरक्षित कीजिए कि मेरी ये ज़मीन है, इसका एक मैं 5% का हिस्सा, एटलीस्ट 5 से 10% का हिस्सा गुरुकुल के लिए, वैदिक गुरुकुल के लिए, भारतीय सभ्यता से जुड़ी चीज़ों के लिए, कि कोई धर्म ग्रंथों का एक छोटा सा, चाहे तो आप एक लाइब्रेरी बना लें। अगर आपके पास आप इतनी भी ज़मीन अगर नहीं निकाल सकते हैं कि आप एक गुरुकुल के लिए, छोटे से 25 बच्चों के स्कूल के लिए अगर आप ज़मीन नहीं निकाल सकते हैं, तो एटलीस्ट एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए। कुछ नहीं कर सकते, अगर आप एक फ्लैट में रहते हैं तो अपने घर के एक कोने में एक दीवार की तरफ एक रैक लेके आइए, अच्छी लेके आइए, 8-10 हज़ार रुपये खर्च कीजिए, और जो भी है, ये नहीं तो खुद घर पे रैक बना लीजिए। यूट्यूब पे उसके भी ट्यूटोरियल्स हैं कि कैसे बोर्ड की रैक बनाए, 500 रुपये में, 1000 रुपये में बन जाएगी आपकी। उसमें धर्म ग्रंथों को रखिए, और केवल अपने ही नहीं, अन्य धर्मों के भी ग्रंथों को उसमें रखिए, अध्ययन कीजिए, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप बात करते हैं अखंड भारत की बात करते हैं, कुछ लोग आर्यवर्त की बात कर रहे हैं इस समय। देखिए, सोच का क्या है, कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन एक बात आती है कि यदि आप इस तरीके की कोई भी आप इच्छा रखते हैं तो हर इच्छा को पूरी करने के लिए, उसे पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे बातें करने से हो जाएगा, मेरे यहाँ यूट्यूब वीडियो बनाने से हो जाएगा, नहीं होगा। पर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, कम से कम ये तो कर रहा हूँ, और सालों से यही प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके कि इतनी व्यवस्था बन जाए कि छोटा सा 20-25 बच्चों का एक छोटा सा गुरुकुल खोला जाए। उसमें एक से एक टॉप नॉच फैसिलिटीज़ होंगी, बढ़िया से बढ़िया उसमें कंप्यूटर्स होंगे, बढ़िया से बढ़िया उसमें पुस्तक होंगी, और उसमें बहुत सुंदर लाइब्रेरी होगी। इसमें एक मतलब एक आप समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं तो 500 से 600 बुक्स का बहुत बढ़िया कलेक्शन होगा, जिसमें तमाम विषयों पर बुक्स होंगी। और उस स्कूल के अंदर बच्चे लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ेंगे, और इसी चीज़ का स्कूल होगा वो। सुबह उठेंगे, एक जिसे कहते हैं दिनचर्या जो होती है एक ब्रह्मचारी की, उस दिनचर्या को जिएंगे वो बच्चे। और साथ ही साथ वहाँ पर डेली हवन होगा, इतनी एक थोड़ी सी जगह होगी जिसमें 2-3 गाय पाल सकें कि हाँ भाई 20-25 बच्चों का दूध दही हो जाए, इतना इंतज़ाम हो जाए। छोटी सी गौशाला हो जाएगी उसमें,
ज़्यादा नहीं, बस 3-4 गाय की ना, कि हर कोई छोटा छोटा स्कूल, आप लोग भी खोलिए ऐसे स्कूल। हम एक चेन बनाते हैं ऐसे स्कूल्स की। मैं बहुत ही जल्दी उस स्कूल का नाम भी आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में है। करते हैं यार, कुछ इस तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि मैं जल्दी एक नंबर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अभी नहीं किया है, अभी मतलब कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली दिमाग में आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो एक हम आपके साथ कुछ UPI या Paytm टाइप का नंबर आपके साथ शेयर कर देंगे। उस नंबर पे आप, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप उसमें थोड़ी सी पेमेंट कर दीजिए, डोनेशन कर दीजिए। तो आप नहीं कर सकते हैं तो हम उस धन से हम लाइब्रेरी बना देंगे। गांव में जो ज़मीन है मेरी खुद की ज़मीन है, मैं अपनी खुद की ज़मीन पे तकरीबन, मतलब आप मान के चलिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, तो 500 गज पे मैं भी, बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, 500 गज की ज़मीन पर मैं भी एक 20-25 बच्चों का गुरुकुल सबसे पहले मैं खुद स्टार्ट करूँगा। कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज, यू बी द चेंज फर्स्ट। सो अगर वो चेंज मैं खुद लेके आ सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ, तभी तो आप लोगों से अपेक्षा करूँगा। तो एक गुरुकुल्स की चेन खोलते हैं और देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा काम, गौशाला भी हो जाएगी, छोटा सा उसमें मंदिर भी होगा, हवन यज्ञ आदि की व्यवस्था होगी, और उसमें 1-2 शिक्षक होंगे जिनको सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, अच्छे कंप्यूटर्स होंगे वहाँ पर, बच्चों को कई भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा भाषाओं की बात नहीं करूँगा, यदि हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, 3 चीज़ें काफ़ी हैं स्टार्टिंग में। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आगे सिस्टम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे डोनेशंस आएंगी, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे और अलग अलग लैंग्वेजेस के टीचर्स को भी अपॉइंट कर लेंगे, उनको सैलरी पे करेंगे। एक प्रॉपर तरीके से काम होता है। मतलब जो लोग होता है ना कि हमें हर कोई फ्री में चाहिए, नहीं यार, यदि कोई मेहनत कर रहा है तो आप उन्हें पैसे दीजिए। हमें करना क्या पैसे रख के, आप पैसे दो। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कभी कमी नहीं करनी चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं एक शिक्षक को, उसको कुछ पैसे ही नहीं दूँ, तो उसका भी एक परिवार है, उसे भी पालना है ना भाई। रियलिस्टिक लाइफ में रहते हैं आप, देश के बारे में कितना ही देश हित का सोचते होंगे, लेकिन आप भी कुछ ना कुछ, आपके घर में रोज़गार की कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी। या तो आपके माता पिता में से कोई कमा रहा होगा, या फिर आप खुद कमा रहे होंगे, या आपको कोई भाई बहन। मोबाइल के डेटा के लिए भी कोई ना कोई पैसे देता है, यानी कोई ना कोई तो कमा रहा है। तो हर व्यक्ति जो कमा रहा है वो हिंदूवादी होने का मतलब, राष्ट्रवादी होने का मतलब ये थोड़ा है कि हम बेरोज़गार हो जाओ सबसे पहले। हालांकि मैं हो गया था स्वयं। मैं कॉर्पोरेट में था, प्राइवेट सेक्टर में था, मैं सबसे पहले बेरोज़गार हो गया। मैंने कहा सबसे पहले बेरोज़गार हो जाओ, ठलुआ बन जाओ बिल्कुल। तो ठलुआ बने, खाली बैठे, फिर कुछ बहुत से ठलुओं से दोस्ती भी हुई, भारत का भ्रमण किया, दक्षिण भारत से लेके नॉर्थ ईस्ट जिसे कहते हैं, पूर्वोत्तर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बहुत घूमे। चाइना बॉर्डर भी देखा, उत्तराखंड में भी चाइना बॉर्डर देखा, हिमाचल में भी चाइना बॉर्डर देखा, सिक्किम में भी चाइना बॉर्डर देखा। हमने चाइना बॉर्डर कई राज्यों में देखा, JNK में भी देखा हमने चाइना बॉर्डर। तो सीमाओं का भी भ्रमण किया है इस देश के। पहले कॉर्पोरेट में काम भी किया है, देशाटन के लिए जब निकले तो सीमाओं का भ्रमण किया। सीमाओं के साथ साथ देश की गाँवों में भी घूमा। मैं राजस्थान से लेके गुजरात के, मध्य प्रदेश से लेके हरियाणा, UP, बिहार के गाँवों में भी बहुत घूमा, काफ़ी घूमा। बल्कि मैं बताऊँ, मेरे को तो जैसे होता है ना कि पहाड़ सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन एक बात है, जो गांव, चाहे कहीं कोई आप बिहार के, UP के, हरियाणा के, पंजाब के किसी गांव में पहुंच जाओ और वहाँ थोड़े दिन रहो, फिर आप कहोगे कि पहाड़ भी फेल है, सब फेल है। गांव का अपना एक इकोसिस्टम होता है अलग ही। आप देखेंगे छोटी मोटी चीज़ों के लिए आज भी जो भारत के जो ठेठ गांव है ना, वहाँ पर आज भी पैसे की कदर नहीं है, ना कोई पूछता ही नहीं, पैसे को आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरे घर में दूध रखा है, एक्स्ट्रा है, पड़ोस में दिया, पड़ोस वाले से कुछ ले लिया, जो मैंने उससे लिया उसमें से कुछ इस्तेमाल किया, कुछ किसी और को दे दिया। होता नहीं होता आज भी कि बगल वाली भाभी जी के यहाँ से क्या आया, उनके यहाँ से गुड़ आया, बहुत सारा गुड़ आया, तो हमने क्या किया, उन्हें थोड़ा सा गेहूँ लपेट के दे दिया, चलता है।
यही इस देश की परंपरा है। अब इसको बाज़ारवाद जो लोग बनाना चाहते थे, जो इसका एक कमर्शलाइजेशन करना चाहते थे इस नेशन का, उन लोगों ने तमाम तरीके से दोहन किया और उस दोहन का नतीजा है कि भारत के 2 टुकड़े भी हुए। 2 क्या, टेक्निकली 3 टुकड़े हुए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और जो आज हमारा भारत है वो। तो आप कुछ भी कह लें, लेकिन एक बात है कि कहीं ना कहीं लोगों को अपना अपना कर्तव्य चुनना होगा और अपने कर्तव्य के अनुसार भारत को एक आदर्श राष्ट्र, मैं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता हूँ, पर एक आदर्श राष्ट्र बनाने की बात करता हूँ। और आदर्श राष्ट्र में केवल वही लोग रह पाएंगे, उन्हीं लोगों को रहना अलाउड होगा जो कानून से भी बढ़कर नैतिकता के आधार पर चलते हैं कि क्या नैतिक रूप से ठीक है और क्या नैतिक रूप से गलत। यदि एक समाज जो अध्यात्म पर चलता है, एक समाज जो कि प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है, किसी भी धर्म का समाज हो, अगर उसके अंदर ये प्रिंसिपल्स हैं कि हमें सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, हमें अपने शब्दों से, अपनी वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। क्या इसके लिए आपको किसी भी धर्म का होने की आवश्यकता है? मतलब डू आई हैव टू बी लाइक क्रिश्चियन और सिख और अ मुस्लिम टू बी कॉल्ड अ गुड ह्यूमन? एक ऐसे आदर्श राष्ट्र की कल्पना हमें करनी होगी जहाँ पर हर व्यक्ति आदर्शों के अनुसार चले। और इस दुनिया को आदर्श किसने सिखाए हैं? वो प्राचीन भारत ने सिखाए हैं, भारत के ऋषियों मुनियों ने सिखाए हैं, हिंदुओं के जो पूर्वज रहे हैं। आज हम अपने आप को बस कहते हैं हिंदू, हम हिंदू कहलाने लायक हैं नहीं। मैं भी नहीं, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। आपका पता नहीं, आप शायद अच्छे, मेरे से ज़्यादा बेहतर हिंदू होंगे, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि हमें ये प्रयास करना होगा इस समय कि आदर्श राष्ट्र का हम निर्माण कर सकें। उसके लिए हमें छोटे छोटे गुरुकुलों की व्यवस्था शुरू करनी पड़ेगी और इन गुरुकुलों में किसी भी जाति के बच्चे को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि ये सनातन धर्म की परंपरा है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ये कहा था कि परंपराएं समय के अनुसार बदलनी भी चाहिए। मैं नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा, पर मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि यदि इस देश में 135-140 करोड़ की जनता है, उसमें से तकरीबन कितनी जनता होगी? अगर 1% भी जनता अगर इस काम में मेरा साथ देती है, तो हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकली फंडेड स्कूल्स का एक नेटवर्क बना सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे इसी विषय पर। धन्यवाद।